हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के साइंस के 60 काफ़ी महत्वपूर्ण गेस ऑब्जर्व क्वेश्चंस को बताएंगे जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 18 फरवरी को पक्का मिलेगा। ये सभी प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं ना, तो ये 60 में से 50% आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% लड़ेगा। इसीलिए जो है ना, एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है। और दोस्तों, ये 60% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना, तो प्लीज़ दोस्तों आपको जो है ना, इसका पीडीएफ हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा और आप लोग को बता देंगे कि आप पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो ना, तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, प्रश्न ये करा है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है उसमें, और ऑप्शन बी है चुंबकीय, और ऑप्शन सी रासायनिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के जो है ना, उसमें सिद्धांत पर कार्य करता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना, बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया दिष्ट धारा, या फिर प्रत्यावर्ती धारा, और ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, बैटरी से जो है ना, दिष्ट धारा यानी कि डायरेक्ट करंट प्राप्त होती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना, बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। देखिएगा, ऑप्शन ए में आपका दिया फैराडे ने, या फिर मैक्सवेल ने, और ऑप्शन सी एम्पियर ने, या फिर फ्लेमिंग ने। तो दोस्तों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो खोज की थी ना, फैराडे ने की थी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे चौथा प्रश्न। देखिएगा, क्वेश्चन से है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। तो दोस्तों, विद्युत जनित्र का जो सिद्धांत आधारित है ना, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न क्या कराया है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो दोस्तों, जिस यंत्र से जिस डिवाइस से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस किया जाता है, तो उसको हम लोग जो है ना एमीटर कहते हैं, या फिर जनित्र कहते हैं, या फिर गैल्वेनोमीटर, या फिर मोटर। तो दोस्तों, इसे जो है ना हम लोग जनित्र यानी कि जनरेटर कहते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना, बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे छठा प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो दोस्तों, जब भी शॉर्ट सर्किट होता है किसी भी सर्किट में, तो उस समय में सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट का जो वैल्यू होता है ना, बहुत अधिक बढ़ जाता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना, बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 7वां प्रश्न क्या कराया कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, डायनेमो से जो है ना दिष्ट धारा और ये प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि ये दोनों प्रकार की धाराएं प्राप्त होती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना, बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न को। देखिएगा, क्वेश्चन से कराया कि विद्युत बल्ब के भीतर कौन सा गैस भरा रहता है। तो दोस्तों, विद्युत बल्ब के भीतर जो है ना निष्क्रिय गैस भरी रहती है। इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना, बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से कराई की दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा जो होती है ना, ये धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 10वां प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि विद्युत चुंबक है। तो दोस्तों, ये विद्युत चुंबक जो होते हैं ना, नर्म लोहे के दंड पर लिपटी चालक कुंडली है। यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना, बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के साइंस के काफ़ी महत्वपूर्ण है 60 गेस क्वेश्चंस को बता रहे हैं, जिनमें से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। और दोस्तों, ये 60 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना, तो दोस्तों इसका पीडीएफ आप लोग को बता देंगे कि कैसे डाउनलोड कर पाइएगा। ठीक है, तो जब तक वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक कंसंट्रेट होकर एक एक क्वेश्चन को समझते हुए जाना है। और आपको जो है ना एक एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग को जो है ना इसी वीडियो में कमेंट करके बताते हुए चलना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराया कि निम्न में कौन जैव अनवीकरणीय पदार्थ है। तो दोस्तों, ये जैव अनवीकरणीय पदार्थ वो होता है जिसका अपघटन नहीं होता मिट्टी में। तो यहाँ पे DDT, ये जो होता है ना DDT, एक प्रकार का क्या होता है, जैव अनवीकरणीय कचरा या फिर पदार्थ होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना, बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न क्या कराया कि ओजोन परत पाई जाती है। तो दोस्तों, ये ओजोन परत जो पाई जाती है ना, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना, बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। तो दोस्तों उपभोक्ता की श्रेणी में जो रखेंगे ना, किसे रखेंगे, यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ हरे पौधे को, या फिर नीलहरी शैवाल को, या फिर जंगली जानवर को, या फिर फूलेर पत्ते को। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना हम उपभोक्ता की श्रेणी में जंगली जानवर को रखेंगे, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। तो दोस्तों जैविक अपघटन द्वारा अपघटित होने वाला जो पदार्थ होगा ना, यहाँ पे क्या होगा, सूखे घास पत्ते हो जाएगा, ये जो है ना मिट्टी में अपघटित हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इनके अलावा पॉलीथीन हो गया, रबर हो गया और प्लास्टिक की बोतलें, ये जो है ना मिट्टी में अपघटित नहीं होता, यानी कि ये मिट्टी में नहीं मिलती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि हरे पौधे कहलाते हैं। तो दोस्तों जितने भी हरे पौधे होते हैं ना, ये सभी उत्पादक कहलाते हैं। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है। तो दोस्तों न्यूक्लियस शब्द जो है ना, ये रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दी गई है, इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना, तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट है कि प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पे रॉबर्टसन है, ब्राउन है, या फिर डार्विन है, या फिर रॉबर्ट हुक है। तो दोस्तों जो प्रसिद्ध जो फेमस पुस्तक है ना द माइक्रोग्राफिया, ये जो लिखी गई है रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई है, इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न क्या कराए कि शुक्राणु का मोचन कहाँ होता है। तो दोस्तों शुक्राणु का जो मोचन होता है ना, शुक्रवाहिका में होता है, जिसे हम लोग फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं या फिर फेलोपियन नलिका भी कहते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा आप लोग को बताना है, जो मानव में जनन अंग होते हैं ना, ये 18 वर्ष की उम्र में परिपक्व एवं क्रियाशील होते हैं, इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि शुक्राणु का निर्माण होता है। तो दोस्तों जो स्पर्म होते हैं ना, इनका जो निर्माण होता है विल्सन में होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि पता है कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट 60 गेस ऑब्जर्व क्वेश्चन को बता रहे हैं। और दोस्तों ये 60% में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 18 फरवरी के एग्जाम में देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 60% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना, तो प्लीज दोस्तों उस प्रश्न को जो है ना आप नोट भी कर सकते हैं, या फिर आप जो है ना इसका फ्री में पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्री में कैसे पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा आप लोग को जो है ना बता देंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। तो दोस्तों लिंग गुणसूत्र का जो पूर्ण जोड़ा पाया जाता है ना, स्त्री में पाया जाता है, इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 22वां प्रश्न क्या कर रहा है कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है। तो दोस्तों हाइड्रा में जो प्रजनन की विधि होता है ना, हाइड्रा मुकुलन के द्वारा प्रजनन करता है, इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 23वां प्रश्न क्या कर रहा है कि पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है। तो दोस्तों पुष्प का जो स्त्री केसर भाग होता है ना, ये परागकण बनाता है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है। तो दोस्तों यहाँ पे कॉपर है, पारा है, या फिर अर्जेंटम यानी कि सिल्वर है, या फिर ओरम चांदी। तो दोस्तों यहाँ पे जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होगा ना, कॉपर होगा, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निम्न में से कौन उपधातु है। तो दोस्तों यहाँ पे जो उपधातु होगा ना, क्या होगा वही आप लोग को बता देना है। तो दोस्तों यहाँ पे उपधातु जो होगा ना कार्बन होगा, यानी कि सॉरी यहाँ पे अधातु कहा गया है। यहाँ पे जो अधातु होगा ना कौन होगा, कार्बन होगा, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 26वां प्रश्न क्या कर रहा है कि कार्बन क्या है। तो दोस्तों वही प्रश्न है। तो दोस्तों कार्बन एक प्रकार का अधातु होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 27वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सिलिका क्या। तो दोस्तों सिलिका एक प्रकार का जो होता है ना उपधातु होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 28वां प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है, MVVI क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप लोग को बताना है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। तो दोस्तों जो शुद्ध सोना होता है ना, ये 24 कैरेट के द्वारा व्यक्त किया जाता है,
और ये 24 कैरेट की जो सोना होता है ना, ये शुद्ध सोना होता है, इससे जो है ना आभूषण नहीं बनाया जाता है। और दोस्तों आभूषण बनाने वाला जो सोना होता है ना आपका 22 कैरेट का होता है। 22 कैरेट के सोने में क्या होता है कि इसमें कॉपर या फिर जिंक या फिर अदर धातु का जो है ना मतलब मिश्र धातु किया जाता है, और इसके जो है ना इसको हार्ड किया जाता है, इसको कठोर किया जाता है। शुद्ध सोना क्योंकि मुलायम होता है, इससे आभूषण नहीं बनाया जाता है। आभूषण बनाने वाला जो सोना होता है ना 22 कैरेट का होता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पर 29वां प्रश्न क्या करा कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बताना है कि कौन ऐसा अधातु है जो कमरे के तापमान पे जो है ना लिक्विड फॉर्म में यानी कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो दोस्तों वो आपका होता है ब्रोमीन, एक प्रकार का धातु है जो कमरे के तापमान में जो है ना लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। इनके अलावा आपका पारा एक प्रकार का धातु होता है जो कमरे के तापमान में जो है ना दोस्तों द्रव अवस्था में पाया जाता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 30वां प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सीसा और टिन के मिश्रित धातु को कहते हैं। तो दोस्तों सीसा और टिन के मिश्रित धातु को जो है ना हम लोग क्या कहते हैं, सोल्डर या फिर पारा या फिर गन मेटल या फिर उपधातु। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, जब भी सीसा और टिन को एक साथ मिलाया जाता है, इसका मिश्रित धातु प्राप्त किया जाता है, तो इसे हम लोग जो है ना सोल्डर कहते हैं। इसे आप लोग को याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न क्या कराए कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो दोस्तों मनुष्य में जो है ना 23 जोड़े गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और इनमें मनुष्य में जो गुणसूत्र की जो संख्या होता है ना 46 होता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न क्या कराए कि मानव शरीर के किसी कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्मक होते हैं। तो दोस्तों गुणसूत्र के जो युग्मक होते हैं ना किसी भी मानव शरीर में 23वें जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसे आप लोग को याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न क्या करा है कि कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख ये दोनों जो है ना समवर्ती अंग है, समवर्ती अंग के उदाहरण है। इसे आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद जो होता है ना ये समजात अंग के उदाहरण होते हैं। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो दोस्तों जीवाणु जनित रोग जो है ना कौन नहीं है वही आप लोग को बता देना। ये भी प्रश्न जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के साइंस के काफ़ी महत्वपूर्ण 60 ऑब्जर्व क्वेश्चन को गेस किए हैं, जिनमें से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% लड़ेगा। इसलिए जो है ना दोस्तों ये 60 प्रश्न का अगर आप PDF फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। उसके बाद आप लोग को वीडियो के अंत में बताएंगे कि आप PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे बताना कि कौन जो है ना जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो दोस्तों जीवाणु जनित रोग जो है ना कौन कौन नहीं है। जीवाणु जनित रोग क्या होता है, जैसे कि टिटनस हो गया। टिटनस एक प्रकार का क्या होता है, जीवाणु जनित रोग होता है, ठीक है। टिटनस हो गया, उसके बाद आपका टाइफाइड हो गया, टाइफाइड ये सब जो होता है ना, उसके बाद हैजा हो गया। ये सब क्या होता है कि जीवाणु जनित रोग होता है। यहाँ पे जो देखिएगा मस्सा एक प्रकार का जो है ना जीवाणु जनित रोग नहीं है। इनके अलावा गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, ये सब जो है ना जीवाणु के द्वारा मतलब रोग होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निम्न में से कौन उभयलिंगी जंतु है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बताना है कि कौन जो है ना उभयलिंगी जंतु है। ऑप्शन ए में आपका देखिए केचुआ या फिर कुत्ता या फिर बिल्ली या फिर बकरी। तो दोस्तों यहाँ पे जो उभयलिंगी जंतु होगा ना वो आपका क्या हो जाएगा, केचुआ हो जाएगा। इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मेंडल ने, यहाँ पे आप लोग को बताना है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना। तो दोस्तों मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए जो है ना मटर के पौधे को चुना। इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों प्रश्न ये है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों जो यहाँ पे पुस्तक है ना, जो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक, इनके जो लेखक है ना कौन है, डार्विन है। इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि किसी जीवी की, यहाँ पे आप लोग को बताना है कि किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाता है। तो दोस्तों किसी भी जीव की जो जीनी संरचना कहलाता है ना,
क्या कहलाता है, जीन प्रारूप या फिर जीनोटाइप कहलाता है। इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न ये करा है कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को जानना पड़ेगा, जो ओजोन का जो अणुसूत्र होता है ना O3 होता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का अणुसूत्र कितना है, 3 है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि अपघटक का उदाहरण है। तो दोस्तों यहाँ पे जो अपघटक का उदाहरण है ना कवक है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित क्या करना था। यहाँ पे क्वेश्चन से है कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था किससे, वृक्षों को। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों चिपको आंदोलन के जनक कौन है, तो दोस्तों चिपको आंदोलन के जो जनक है ना सुंदरलाल बहुगुणा है। इसे आप लोग को याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, जो यहाँ पे प्राकृतिक जो पारिस्थितिक तंत्र है ना, जंगल यानी कि वन है, इसे आप लोग को याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 43वां प्रश्न क्या है कि कौन सी गैस वैश्विक उष्णन के लिए उत्तरदायी है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है CO2, जिसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहेंगे। ये जो है ना वैश्विक उष्णन के लिए उत्तरदायी होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 44वां प्रश्न क्या कराए कि ओजोन परत के, यहाँ पे आप लोग बताना है कि ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। तो दोस्तों जो ओजोन परत होता है ना, ये परावैंगनी जो विकिरण होता है जिसको अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं, जिसको यूवी राइट प्रोटेक्शन, मतलब प्रोटेक्शन तो नहीं कहेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, यूवी कहेंगे। अल्ट्रावायलेट रेज जो होता है ना, जिसको परावैंगनी विकिरण कहते हैं, इसी से जो है ना हमें ओजोन परत सुरक्षा प्रदान करती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 45वां प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि कौन सा अजैव निम्नकरणीय कचरा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा अजैव निम्नकरणीय कचरा जो मिट्टी में अपघटित नहीं होगा, जैसे कि थर्माकोल, ये जो है ना कभी भी मिट्टी में अपघटित नहीं होगा, यानी कि मिट्टी में नहीं मिलेगा, कभी समाप्त नहीं होगा थर्माकोल। इनके अलावा आपका टिश्यू पेपर हो गया, केले का छिलका हो गया, ये जो है ना 1-2 दिन या फिर हफ्ता दिन में क्या होता है, ये मिट्टी में अच्छी तरह से अपघटित यानी कि मिल जाता है। लेकिन ये थर्माकोल जो होता है ना, ये मिट्टी में अपघटित नहीं होता। इनके अलावा आपका DDT होता है, उसके बाद प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन हो गया, ये सब क्या होता है कि मिट्टी में कभी भी अपघटित नहीं होगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 46वां प्रश्न क्या कराए कि मानव मादा में अंडाणु निषेचित होता है। तो दोस्तों मानव मादा में जो अंडाणु निषेचित होता है ना, ये आपका फेलोपियन नलिका यानी कि फेलोपियन ट्यूब में निषेचित होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 47वां प्रश्न क्या करा है कि किसे रासायनिक दूध कहा जाता है। यहाँ पे दूध है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो रासायनिक दूध कहेंगे ना, हार्मोन को कहेंगे, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 48वां प्रश्न क्या करा है कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा जो सेरिबेलम होता है ना, ये शरीर का संतुलन बनाए रखता है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 49वां प्रश्न क्या करा है कि किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। तो दोस्तों किशोर अवस्था में जो होने वाला जो शारीरिक परिवर्तन का जो कारण है ना, क्या क्या है, यहाँ पे आप लोग को बता देते हैं। देखिएगा ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ टेस्टोस्टेरोन एक प्रकार का हार्मोन होता है और एस्ट्रोजन एक प्रकार का हार्मोन होता है। ये दोनों हार्मोन जो है ना किशोर अवस्था में उत्पन्न होने वाला एक हार्मोन होता है। ये ऑप्शन डी भी जो है ना, यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 50वां प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे पादप हार्मोन जो है ना कौन नहीं है, यहाँ पे देखिएगा साइटोकाइनिन हो गया, ऑक्सिन हो गया और ऑक्सीटोसिन और इथिलीन। यहाँ पे इथिलीन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया और ऑक्सिन, ये तीनों जो है ना पादप हार्मोन है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीटोसिन जो है ना, ये पादप हार्मोन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 51 नंबर प्रश्न क्या कराए कि पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। तो दोस्तों पौधों और पशुओं की जो कोशिका का जो वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है ना, कोशिका विज्ञान कहलाता है, इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 52वां प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न ये कराए कि एंड्रोजन है। तो दोस्तों एंड्रोजन एक प्रकार का जो है ना मेल हार्मोन होता है, इसको हम लोग यहाँ पे नर लिंग हार्मोन कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 53 नंबर प्रश्न क्या कराए कि श्वसन के अंतिम उत्पाद है। तो दोस्तों श्वसन का जो अंतिम उत्पाद है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा है, इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को क्या कहते हैं। वो यहाँ पे बताना है कि स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन कंट्रोल करता है, कौन नियंत्रित करता है। तो दोस्तों द्वार कोशिकाएं नियंत्रित करता है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से है कि मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों मानव हृदय में जो है ना 4 कोष्ठक पाए जाते हैं, इसे आप लोग को याद रखना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 56 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बताना है कि रुधिर का कौन सा अवयव यानी कि कौन सा कंपोनेंट्स जो है ना ब्लड जो होता है ना, ब्लड को जो मतलब ब्लड जो निकलता है इसको रोकने में मदद करता है। तो दोस्तों यहाँ पे प्लेटलेट्स एक प्रकार का ब्लड का ही प्रकार है जो रुधिर को रोकने में मदद करता है। अगर हमारे शरीर में प्लेटलेट्स नहीं होता ना, तो अगर कहीं पे कट जाता है, यहाँ पे कहीं पे छिल जाता, तो जो है ना खून का रुकाव नहीं होता, ठीक है, खून हमेशा निकल जाता, पूरा ब्लड से जो है ना खून का रिसाव हो जाता है। इनकी वजह से क्या होता है कि जिसकी वजह से मानव का क्या होता है कि मानव का मृत्यु हो जाता है, ठीक है। इनके लिए हम लोग जो है ना मतलब प्लेटलेट्स के कारण क्या होता है कि ब्लड जो होता है ना, ब्लड का जो स्राव होता है ये बंद हो जाता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को किस मतलब क्या कहते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखिएगा कि वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को जो है ना हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न ये कराया कि पौधे हरे क्यों होते हैं। तो दोस्तों पौधे जो हरे होते हैं ना, पर्णहरित या फिर क्लोरोफिल या फिर वर्णिलवक के कारण क्या होता है कि पौधे हरे होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे प्रश्न ये कराया कि दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है। तो दोस्तों दही के जमने में जो है ना ये किण्वन क्रिया होती है, इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कौन अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा ये पीयूष ग्रंथि जो होता है ना अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता। और दोस्तों ये पीयूष ग्रंथि को जो है ना हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग फाइनली जो है ना क्लास 10 के साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट 60 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख चुके हैं। और दोस्तों आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताइएगा कि 60 प्रश्न में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न का सही और सटीक आंसर याद था। इसका जवाब जो है ना इसी वीडियो में आप लोग को कमेंट करके बता देना है। और दोस्तों इनके साथ साथ यहाँ पे SW क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा, इसका भी जवाब जो है ना बताना है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो दोस्तों यहाँ पे कॉर्निया है, रेटिना है, पारीतारिका या फिर पुतली है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या लगता है फटाफट से जो है ना आप लोग को इसी वीडियो में कमेंट करके बताना है। 60 में बताना है कि 60% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न का सही और सटीक आंसर याद था। और दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को जो है ना दबा करके ऑल पर सेलेक्ट कर लेना है, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें ना तो आपके मोबाइल फोन पे सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितना भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, दोस्त यार है ना, भाई बहन है, चारों तरफ जो है ना इस वीडियो को फैलाइए, ताकि सभी स्टूडेंट जो है ना बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स से जो है ना पास आउट कर सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को बताना है कि PDF कैसे डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों PDF को डाउनलोड करने के लिए जो है ना आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर पर चले आना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग को बताते हैं। तो दोस्तों PDF को डाउनलोड करने के लिए जो है ना आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर पे चले आना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे सर्च बार में लिखना पड़ेगा measuretarget.co.in। तो दोस्तों इसको जैसे ही सर्च करते ना तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे इस तरह का कुछ लिंक खुलेगा, तो ये वाला लिंक पे आपको क्लिक कर देना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसे ही ये वाला लिंक पे क्लिक करते हैं ना तो आपको यहाँ पे फ्रंट पेज खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है ना ऑनलाइन टेस्ट PDF डाउनलोड और यहाँ पे PDF डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर देना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे PDF डाउनलोड के बटन पे क्लिक करते हैं ना तो आज का जो क्लास हुआ 3/2/2022 में विज्ञान का जो 60 गेस ऑब्जर्व क्वेश्चंस बताए ना, इनका PDF यहाँ पे क्लिक करके जो ना डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, PDF को भी अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सभी स्टूडेंट जो है ना बोर्ड परीक्षा में काफ़ी अच्छे मार्क्स से पास आउट हो सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे।